तो हमने ये सारे प्रश्न उत्तर और इस चैप्टर को इस वीडियो में समझा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। ये चौथा चैप्टर था, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे पाँचवा चैप्टर, बिन पानी सब सून। बहुत अच्छा चैप्टर है। धीरे धीरे आपके सारे विषय की ओर हम चल रहे हैं। प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, आपके काम का वीडियोस आते रहता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ का हमारी दुनिया भाग 2 NCERT सोशल साइंस से 7वां क्लास का हम जानेंगे इसका 5वां चैप्टर, जिसका नाम है बिन पानी सब सून। मतलब बिना पानी का सब सूना सूना रहता है। अब पानी जब नहीं रहेगा तो बताइए क्या हालत होगा। तो बिना पानी का सब चीज़ सूना सूना है। पृथ्वी पर कोई सी चीज़ का अस्तित्व नहीं बचेगा। इसी के बारे में हम समझेंगे, प्रश्नोत्तर भी करेंगे। पहले हम यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेते हैं, चैप्टर को समझेंगे, ताकि हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, समझिएगा। तो पृथ्वी पर कुल 71% जलमंडल है। पूरी पृथ्वी पर 71% जल है, जिन्हें नक्शे पर नीले रंग से दिखते हैं, ठीक है। लेकिन इतना पानी हमारे पीने लायक है ही नहीं। अब इतना पानी है तो आप लोग सुनते हैं कि पानी बचाने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारी पानी पीने लायक है ही नहीं। हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं, ठीक है। तो उपलब्ध कुल जल, जितना जल है ना 71%, कुल जल का सिर्फ 0.3% पानी का उपयोग ही पीने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम कर सकते हैं। 0.3 बहुत कम, क्योंकि शेष जल जो है, शेष जल क्या है, महासागरों, बर्फ, छत्रक, भूमिगत जल, झीलों, नदियों, जलाशयों, वायुमंडल आदि में समाहित है। और यही 0.3 पानी जो है सारी चीज़ में समाहित है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से दोहन व प्रयोग संभव नहीं, जिसका हम लोग उपयोग सही से कर नहीं सकते। समझिएगा, देखिए महासागर जिसमें 97.3% पानी है, सबसे अधिक। बर्फ़ का छत्रक 0.2% जल। भूमिगत जल धरती के अंदर 0.68। झीलों का औलाबन जल, झील में जहाँ पर पीने योग्य पानी है 0.009%। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झील 0.009। और उसके बाद है वायुमंडल, तो 0.0019%। और नदी में 0.001%। कुल मिलाकर 100। इतना में सबसे अधिक पानी कहाँ पर है, महासागर। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझने योग्य बातें आती है इस चैप्टर में। नदियों, तालाबों और बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है। नदी, तालाब से वर्षा इत्यादि का पानी क्या होता है, सूरज की गर्मी से अब वाष्प बनकर आसमान में चला जाता है, ठीक है। फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर जहाँ तहाँ बरसता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जिसे हम लोग जल चक्र कहते हैं। जल चक्र समझ गए। वर्षा पड़ा, नदी तालाब में पानी भरा, सूरज उगा, उस पानी को वाष्प बनाकर ऊपर ले गया, फिर बरसा। यही प्रक्रिया होते रहता है, जिसे जल चक्र कहते हैं, ठीक है। चापाकल, कुएं आदि का पानी बेकार में बर्बाद नहीं होना देने चाहिए, ठीक है, नहीं होने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भूमिगत जल से धरती के अंदर की जलों में, जल के स्तर में कमी आती है, जिससे जल जल्दी खत्म हो जाएगा और बाद में हमें दिक्कत होगा। देखिए, बरसात का कुछ जल रिस मतलब धरती के अंदर चली जाती है। तो बरसात का कुछ जल रिस कर धरती के अंदर जाता है, जहाँ वह मिट्टी की परतों, चट्टानों की छेदों में फैल जाता है। धरती के नीचे फैलकर ये जल क्षेत्र बना लेते हैं। उसी जल के ऊपरी सीमा को जल स्तर कहते हैं। अब धरती के नीचे जाकर के चट्टान में या कहीं पर फैल जाता है, जो जल स्तर कहलाता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं, आपको मेन पॉइंट हम समझा रहे हैं, ताकि आप समझिए उस चीज़ को जो आपके लिए उपयोगी है, ठीक है। देखिए, जब हम चापाकल या बोरिंग, नलकूप, कुआं के जरिए धरती से जल निकालते हैं, तो धरती के जो अंदर जल होता है, धरती के अंदर का जल स्तर घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि हम पानी तो कुआं से, पंपिंग सेट से इत्यादि से निकालते हैं, तो घट जाता है, ठीक है। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? अगर सब जल खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर सब जल खत्म हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जल का उपयोग नहीं करेंगे, बहुत कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा। देखिए, 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, विश्व व भारत के किस महासागर व झील में जल की लवणता सबसे अधिक है? तो ये बात आप पता कीजिए, आपके लिए, ठीक है। हम लोग शुद्ध जल पीते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा स्टोरी है, समझिएगा, आपको समझाया जा रहा है ताकि आप लोग भी जल बर्बाद नहीं करें। वैसे बच्चे लोग अधिक जल बर्बाद करते हैं। देखिए, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र एक शुष्क प्रदेश है, सूखा हुआ, जहाँ बहुत कम या ना के बराबर फसलें होती थी। यहाँ राजेंद्र सिंह द्वारा इस स्थानीय लोगों के सहयोग से छोटे छोटे नालों बिना खर्च के स्थानीय रेत
जिसको बालू बोलते हैं, और मिट्टी से छोटे छोटे बांध बनाए, जिससे न केवल सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ बल्कि इससे जल जमीन के नीचे रिस कर गया, जिससे भूमिगत जल स्तर भी बढ़ा। उसी के कारण आज उस क्षेत्र में भरपूर फसलें पैदा हो रही है। श्री राजेंद्र सिंह के इसी प्रयास के कारण इन्हें मैगसेसे पुरस्कार मिला। तो सोचिए, हम लोग को भी पानी बचाना चाहिए, और इसी तरह के प्रयास को वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। आपके 7 क्लास में इंग्लिश बुक में एक पोएम भी है, वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब पानी को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, बचाना चाहिए। हमें बरसात के पानी को नालियों में न जाने देकर अपने घरों के आसपास धरती में गड्ढे बनाकर रोक लेना चाहिए। ये जल क्या होता है, धीरे धीरे रिस कर धरती में समा जाते हैं, जिससे क्या होता है, धरती की जल स्तर बढ़ता है। अब जल स्तर बढ़ेगा तो सोचिए, भूमिगत जल बढ़ेगा तो जल की कमी जल्दी नहीं होगी। समुद्र के जल में औसतन 1 किलोग्राम जल में, 1 लीटर जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुली हुई रहती है। बताइए अब इस पानी को कौन पिएगा। इसलिए समुद्र का पानी नमकीन, जिसको हम लोग खारा बोलते हैं, ठीक है, समुद्र का खारा पानी खारा होता है। जब उसमें नदी का पानी मिलता है तो नदी का पानी भी अपने आप खारा हो जाता है, मतलब खारा नहीं हो जाता है, नमकीन हो जाता है। बरसात का जल जो होता है वह शुद्ध जल होता है। वर्षा का जल क्या होता है, शुद्ध जल होता है। बस कुछ जीवाणु बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं। जब वर्षा नीचे आता है वायुमंडल से, हम उस पानी को गर्म करके पी सकते हैं, ठीक है। देखिए, दूर तक फैला शांत जल से भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र जो झील कहलाता है। अब कहीं पर पानी है बहुत दूर तक, उसी को झील कहते हैं। बहुत बड़ा गहरा क्षेत्र है, वही झील हुआ। झील आप लोग समझ गए। अब बताइए बिहार में कहाँ पर झील है, तो बिहार में कांवर झील है, जो बेगूसराय जिला में स्थित है, ठीक है। हम लोग के बहुत नज़दीक पड़ता है, हम लोग गए भी हैं वहाँ। आप लोग भी ज़रूर घूमिए। 1 तारीख को, 1 जनवरी को हर साल वहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। पृथ्वी के बड़े भूभाग को अतः जलराशि ने घेर रखा है। पृथ्वी के बड़े समतल जगह को अथाह जलराशि घेर रखा है। ये जल हमेशा गतिमान रहता है, जो पराया महाद्वीपों को अलग करता है। इसी को महासागर बोलते हैं, ठीक है। महासागरों के एक भाग को सागर कहते हैं, जो पराया किसी अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागर से नहीं मिलता है। जब समुद्री सतह पर हवाएं चलती है तो हलचल से तरंगें उत्पन्न होती है। हवाएं जल को ढकेलती है, इनसे जल ऊपर नीचे होने लगता है, जिसे लहरें कहते हैं, ठीक है। एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है और इस तरह जल को धक्का देकर तह तक पहुंचाती है, मतलब आगे तक। यही कारण है कि महासागरों का जल हमेशा गतिमान रहता है, एक जल दूसरे जल को ढकेलते रहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको समझते हैं ताकि आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए, समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है। अब समुद्र की जो लहर होती है रेत से जाता है और जो ऊंचे स्थान होते हैं उसको डुबा देता है, किनारे को, तो उसी को ज्वार बोलते हैं, ठीक है। और लहरें जब अपने निम्नतम स्तर तक आकर तट से पीछे चली जाती है तो उसे भाटा कहते हैं, और यह प्रतिदिन 2 बार होता है। ज्वार और भाटा दिन में कितने बार होता है, 2 बार होता है, ठीक है। अब ये आती कैसे है, देखिए, लहरों की ऐसी ऊंचाई तक उठना और फिर पीछे तक हट जाना, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा सूरज एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। बताइए अब कैसे होता है, जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका जल ऊंचाई की ओर चढ़ता है, यही ज्वार है, और उतरता है तो उसे भाटा कहते हैं। ऐसा समुद्र में हर स्थान पर लगभग 24 घंटे में 2 बार उतार चढ़ाव होता है। समुद्र में कितने बार ज्वार और भाटा आते हैं, 2 बार। चलिए आते हैं इसके अभ्यास प्रश्न पर। देखिए, पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा कितना है, तो 71%। मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है, तो इसका उत्तर होगा अरब सागर। अगला है, अभी तुरंत आप पढ़े हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है और यह स्थिति कहलाती है, तो यह ज्वार कहलाता है। जब नीचे आता है तो उसी को हम लोग भाटा बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन झील है, काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, फतेह सागर, तो ये फतेह सागर हो जाएगा झील, ठीक है। अब देखिए, नदी का जल समुद्र में गिरकर डैश हो जाता है तो खारा हो जाता है, मतलब नमकीन। ज्वार भाटा डैश में होता है, तो ज्वार भाटा जो होता है समुद्र में होता है। ज्वार भाटा डैश के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा, ज्वार भाटा जो होता है सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य एवं चंद्रमा। जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये 5 प्रश्न है। चलिए एक एक करके इस 5 प्रश्न का उत्तर हम 5 प्रश्न नहीं, टोटल 13 प्रश्न है, तो ये 13 प्रश्न हम इसी वीडियो में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है,
पानी के कौन कौन से स्रोत हैं, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, उसका उपयोग क्या है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर होगा पानी के निम्नलिखित स्रोत हैं। भूमि के अंदर का जल जिसे हम कुआं या हैंडपंप द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरा है नदियाँ। तीसरा पहाड़ों पर के बर्फ़ जो गलकर पानी बनते हैं और नदियों में पहुंच जाते हैं। चौथा तालाब, पांचवा झरना और छठा है समुद्र। तो पानी का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है। इसका उपयोग है कि उसमें बड़े बड़े जहाज़ चलकर उससे देश विदेश से व्यापारिक सामान मंगाया जाता है और भेजा जाता है। समुद्र के जल से नमक बनते हैं। समुद्र में मछलियाँ मिलती है जो मछुआरों को रोज़ी और मांसाहारियों को भोजन देती है। आपका अगला प्रश्न, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, ज़मीन के नीचे का जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसे बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। चलिए जवाब जानते हैं इसका। उत्तर होगा ज़मीन के नीचे जलस्तर को बनाए रखने के लिए हम गांव के आसपास तालाब और गड्ढा बनाएंगे, उसमें एकत्रित जल में मछली पालन करेंगे और ज़रूरत के अनुसार सिंचाई भी करेंगे। इसी का पानी रिस रिस कर ज़मीन में जाता रहेगा और नीचे का जलस्तर बना रहेगा। वर्षा जल को एकत्रित कर पाइपों के सहारे ज़मीन के अंदर तक भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार से जलस्तर बना रहेगा। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर जल के वितरण को मानचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। चित्र बनाना है, पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर कितना जल है। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझिएगा। पृथ्वी पर जितना जल है उसका 3% फ्रेश वाटर है, जिसका 3% का जिसका 30% ग्राउंड वाटर है भूमि के अंदर, ठीक है। बाकी सबका अलग अलग प्रतिशत दिया हुआ है। पृथ्वी में क्या है, सैल्टी वाटर 97%, नमकीन पानी, खारा पानी है, और भी अलग अलग जो है बर्फ़ के रूप में, झील के रूप में 87% पानी है। उसके बाद ग्राउंड वाटर 30%, मात्र 3% में ही 30%, बहुत कम मात्रा में पानी है। तो ये आपका था। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, भारत में मीठे पानी की झीलें कहाँ कहाँ है, नाम लिखें। उत्तर होगा भारत में मीठे पानी की झीलें निम्नलिखित जगह पर है, जैसे कि डल झील जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, नैनी झील जो नैनी उत्तराखंड में पड़ता है। तीसरा है कांवर झील, को पता है बेगूसराय बिहार में पड़ता है। अच्छा, वहाँ से जो भी व्यक्ति हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला है बरेली झील, लखीसराय जो बिहार में स्थित है। इनके अलावा बुलर झील, पिछौला झील, लूनर झील, कोलरू झील, फतेह सागर झील आदि मीठे पानी की झीलें हैं। आपका अगला प्रश्न थोड़ा सा, इनमें से कौन सी आदतें सही है और कौन सी आदत गलत है और क्यों। तो देखिए, चित्र 1 में लड़का बाल्टी में पानी निकाल कर नहा रहा है। यह अच्छी आदत है क्योंकि इससे पानी की बर्बादी नहीं होती है। दूसरे चित्र में नल को खोल कर छोड़ दिया गया है, बाल्टी में पानी भरकर बेकार हो रहा है। यह आदत गलत है क्योंकि पानी की बर्बादी हो रही है। तीसरे चित्र में लड़का नल को खोल कर ब्रश कर रहा है और पानी बेकार गिर रहा है। यह आदत गलत है क्योंकि पानी बर्बाद हो रहा है। चौथे चित्र और पांचवें चित्र में लड़का बाल्टी में पानी लेकर नहा रहा है और एक लड़का लोटा में पानी लेकर दातुन कर रहा है। ये दोनों अच्छी आदतें हैं क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं में पानी की बचत हो रही है। स्क्रीनशॉट आप करते जाइए। अगला प्रश्न आपका है छठा प्रश्न, ज्वार भाटा क्या है, ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। चलिए ज्वार भाटा को जानते हैं। समुद्र का पानी जब ऊपर उठे और तटवर्ती भूमि को डुबो दे, इसे ज्वार कहते हैं। फिर यह समुद्र जल कम होकर पीछे लौट जाए, तब इसे भाटा कहते हैं। यह प्रतिदिन होता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण महीना में 2 बार ज्वार भाटा आता है। अर्धमासिक ज्वार भाट ऊंचा होता है, जिसके बल पर बड़े बड़े जहाज आंतरिक पतनों तक पहुंच जाते हैं। फिर वह भाटा के समय लौटकर समुद्र में चले जाते हैं। आगे है जल चक्र किसे कहते हैं। उत्तर का पृथ्वी पर अवस्थित जल का वाष्प बनना, वाष्प से बादल बनना और फिर बादल का वर्षा के रूप में बरसकर पृथ्वी पर पहुंचकर जल बनाना आदि क्रिया को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र का प्रक्रम सदैव चलते रहता है। आठवां प्रश्न है, समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है, क्यों। चलिए उत्तर जानते हैं। समुद्र के जल में हमेशा तरंगे उठते और गिरते रहती है। ऐसी स्थिति में तैराक अपने को संभाल नहीं पाता। अपने को संभालने की कोशिश में वह थक जाता है और कभी कभी
इसमें डूब भी जाता है। इसलिए कहा गया है कि समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल खारा होता है क्यों? खारा मतलब नमकीन, यानी कि खारा स्टैंड अप। उत्तर होगा समुद्र का जल इसलिए खारा होता है क्योंकि इसके 1 लीटर पानी में 15 ग्राम नमक होता है। इसी कारण यह नमक पानी पीने में काम नहीं आता। इसमें नमक की मात्रा बढ़ने का कारण है कि इसमें विभिन्न पदार्थों को पहुंचाते रहती है नदियां। इसमें कैंचित नमक भी होती है, मतलब शुद्ध नमक। इधर समुद्र में बाष्पीकरण बराबर होते रहता है। इस कारण नमी तो उड़ जाता है और नमक एकत्रित हो जाता है। यह प्रक्रम लाखों वर्ष से हो रहा है। फलतः समुद्र में पर्याप्त नमक रहता है, मतलब पानी उड़ जाता है। गनी हम पढ़ दिए। 10वां है, भूगर्भीय जलस्तर में कमी आ रही है क्यों? विभिन्न कारखानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन कारखानों में जल की खपत बढ़ती जा रही है। नगरों में पाइपों द्वारा जल का वितरण होता है। लापरवाही से नलकों को खुला छोड़ देते हैं। जहां 1 लीटर जल का उपयोग करते हैं वहीं 10 लीटर बेकार बहा देते हैं। बात सही है। पहले जहां 1 लोटा जल से शौचालय कर्म पूरा हो जाता था, वहीं अब फ्लश के कारण 5 से 10 लीटर तक जल खर्च करना पड़ता है। तो ये भी कारण राइट कारण है। इधर भूगर्भीय जल का उपयोग तो बढ़ गया, लेकिन भूगर्भीय जल के स्तर को बचाए रखने या ऊपर करने का प्रयत्न नहीं हुआ। ये ही कारण है कि भूगर्भीय जल में कमी आ रही है, मतलब भूमि के अंदर की जल में कमी आ रही है, क्योंकि हम लोग खर्च अधिक कर रहे हैं। अगला है, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे? उत्तर होगा, वर्षा के पानी को एकत्रित कर किसी प्रक्रम द्वारा ज़मीन के अंदर पहुंचाकर हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ज़मीन के अंदर पहुंचाकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, आपको पता होगा, कहते हैं कि पानी बचाइए। क्या आप उनकी बात मानेंगे और क्यों? तो उत्तर होगा हाँ, हम मानेंगे, क्योंकि यह सबके हित की बात है, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल खिलाड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं। जल का संरक्षण आवश्यक है, कैसे और क्यों? तो उत्तर को भूमि के अंदर जल की कमी न होने पाए या फिर बढ़ता जाए, इसके लिए वर्षा जल को किसी तरकीब से भूमि के अंदर तक पहुंचा दिया जाए। छत पर के वर्षा जल को पाइपों के सहारे भूमि के जलस्तर तक पहुंचा सकते हैं। यह तालाब और गड्ढों में जल एकत्रित करेंगे जो धीरे धीरे रिस कर भूमि के अंदर जाते हैं। यदि जल एक बार समाप्त हो जाए तो बहुत दिनों तक प्रतीक्षा के बाद जल प्राप्त होता है। इसी कारण जल का संरक्षण आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है। तो पूरा प्रश्नोत्तर खत्म हुआ। हमने इस वीडियो में ये सभी प्रश्न का उत्तर जाना। ये 5वां चैप्टर पूरा ध्यान से समझा। अगर आप लास्ट तक बने हैं तो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट में से हैं। ध्यान से देखिए, ये 5वां चैप्टर खत्म हुआ। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाकर विजिट करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।